हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में विचलनशीलता के मापों के अंतर्गत मानक विचलन के बारे में बताने वाला हूं। और ये टॉपिक हमारे महाराजा सुहेलदेव राजू विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड सेकेंड सेमेस्टर के 4 पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये स्टैटिस्टिक्स विषय किसी भी यदि कोर्स में शामिल है तो उन सब के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे स्टैटिस्टिक्स का जो ये पार्ट है वो हर एक कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स को शामिल किया गया है एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, और हमने अपनी पिछली वीडियो तक चतुर्थांक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ लिया है पूरी तरीके से। और आज हम उसकी अगली माप, जिसको हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और उसके भी पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ लाइक करें, क्योंकि आपको इन सभी वीडियोस से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ आपके रिसर्च में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये जो है प्ले करेगा आपका ये स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है मानक विचलन। मानक विचलन, ठीक है, तो मानक विचलन जो होता है यह किसी भी समूह की जो वर्णनात्मक सांख्यिकी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विचलनशीलता की माप है। आप देखेंगे कि अधिकतर सांख्यिकीय विश्लेषणों में मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि ये मानक विचलन जो होता है वह सबसे शुद्ध और विश्वसनीय विचलनशीलता की माप है और इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह सर्वाधिक उपयोगी होते हैं इसकी विश्वसनीयता और शुद्धता के कारण। ठीक है, और ये क्यों विश्वसनीय और शुद्ध है? तो इसका भी कारण है कि विचलनशीलता का ये मानक विचलन माप है वह सभी प्राप्तांकों के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, कि और जबकि चतुर्थांक विचलन के बारे में आपने देखा था कि ये बीच के 50% प्राप्तांकों पर ही निर्धारित होता है, लेकिन मानक विचलन ऐसा नहीं है कि उस समूह में उपस्थित सभी प्राप्तांकों के मान पर ही ये आधारित होता है। इसलिए किसी भी मान में थोड़ा सा बदलाव होने पर इसमें भी बदलाव हो सकता है। काफ़ी संवेदनशील मानक विचलन जो है मान होता है। ठीक, तो इसलिए यह शुद्ध और विश्वसनीय होता है और सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आइए आगे की चीज़ों को हम समझते हैं। क्या होता है मानक विचलन? तो मानक विचलन सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों के औसत वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। फिर से एक बार सुन सकते हैं। सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिए गए मानक विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? और एक बात जान लीजिए कि ये मानक विचलन का मान सदैव ही जो है वो धनात्मक प्राप्त होता है। सूत्र हमारा आगे हम इसको देखेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को SD लिखते हैं या फिर इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है ना, ये सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जेम्स ड्रेवर भी यही कहते हैं कि विचलनों के वर्गों के गुणनफल को कुल पदों की संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त परिणाम का वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। तो इन सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम इसके सूत्र को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मानक विचलन यहाँ पर हमने अभी देखा कि प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिए गए विचलन। ठीक है, मध्यमान से प्रत्येक प्राप्तांक का विचलन लिया जाएगा और विचलन ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक से मध्यमान को हम घटाते हैं तो विचलन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, x - m किया है ना, यानी x यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक है। ठीक है,
और m क्या है, मध्यमान है उन सभी प्राप्तांकों का, ठीक है ना। ठीक है, वही उसके बाद विचलनों के वर्गों के औसत। अब देखिए वर्गों के औसत यानी कि प्राप्तांक से मध्यमान घटाया तो विचलन प्राप्त हो गया और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर वर्ग कर दिया। और उसके बाद औसत भी लेना है तो औसत के लिए क्या करेंगे, कुल प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देंगे। तो n यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये समूह में कुल प्राप्तांकों की संख्या है, ठीक। और उसके बाद औसत निकालने के बाद वर्गमूल को, यानी कि फिर हमने इन सभी का क्या कर ले लिया, वर्गमूल यहाँ पर ले लिया। तो इसी को मानक विचलन कहा जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मानक विचलन इसे ही हम कहेंगे। आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे सभी इसमें प्रयोग किए गए टर्म्स को बताया गया है कि x प्राप्तांक है, m हमारा मध्यमान है और n कुल प्राप्तांकों की संख्या है। x माइनस m क्या हो जाएगा, तो मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दिया गया। सिग्मा का मतलब उन सभी का योग। इसको हम उदाहरणों द्वारा समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम इसको और भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि मानक विचलन की गणना कैसे हम करेंगे। तो गणना अन्य विचलनों और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तरह ही इसमें भी अवर्गीकृत समंकों का मानक विचलन और वर्गीकृत समंकों का मानक विचलन। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत समंकों का मानक विचलन ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे जब कोई समूह के जो प्राप्तांक या होते हैं या डेटा जो होता है वो अवर्गीकृत अनग्रुप्ड हो तो कैसे, ठीक है। तो वही हमारा जो सूत्र हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था उसी का उपयोग हम करेंगे। इसके साथ ही और अन्य भी सूत्र होते हैं उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम अपने इस सूत्र के द्वारा अवर्गीकृत समंकों का मानक विचलन ज्ञात करेंगे, है ना। अंडर रूट सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। इसको मैंने अभी अभी आपको बताया। आइए इस पर एक उदाहरण को देखते हैं जिससे और भी जो है क्लियर हमारा ये हो सकेगा। तो हमारे पास एक उदाहरण दिया है कि निम्नलिखित समंकों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास कुल 5 आंकड़े हैं, 8, 9, 10, 13 और 15, ठीक है। तो इसका मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक क्रमबद्ध रूप में लिखना है सारणी के अंदर, ठीक है। एक सारणी के अंदर क्रमबद्ध रूप में इनको लिख लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सारणी के रूप में चूंकि हमने पूरी सारणी यहीं पर बना दी है, हमें कैसे लिखना है, पहले x को इस क्रम में लिख लेना है इस तरह, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर x को लिख लेना है। देखिए हमने लिख दिया 8, 9, 10, 13, 15, ठीक। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, हमें m चाहिए, यानी कि मध्यमान हमें चाहिए। अर्थात मध्यमान ज्ञात करने के लिए कुल प्राप्तांकों का योग बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो कुल प्राप्तांकों का योग हमें क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा x। तो m निकालने के लिए हमें सिग्मा x चाहिए और सिग्मा x का मतलब कुल प्राप्तांकों का योग। तो आप देख सकते हैं कुल प्राप्तांकों का योग यहाँ पर कितना आया है, 55। सबको जोड़ दीजिए 55 और बटे n कुल कितने प्राप्तांक है, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्राप्तांकों की जो संख्या n है वो कितनी है, 5 है। अब आप यहाँ पर सिग्मा x अपॉन m में मान रखेंगे तो 55 बटे 5 आ जाएगा और हल करेंगे तो आएगा आपका 11। अर्थात हमारा जो मध्यमान यहाँ पर आया है वो कितना आया है, 11 आ गया, ठीक। अब इस मध्यमान के आधार पर हमें इस फार्मूले के अनुसार क्या चाहिए, x माइनस m चाहिए, x माइनस m, यानी कि प्रत्येक प्राप्तांक से हमें मध्यमान को घटाना पड़ेगा। तो पहला प्राप्तांक हमारा नीचे से अगर शुरू करते हैं तो नीचे से हमारा प्राप्तांक जो है वो क्या है, 8 है, ठीक है। हमारा मध्यमान प्राप्त हो चुका है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यमान को। मध्यमान का मान आ गया है 11, ठीक है। अब आप देखिए कि प्रत्येक प्राप्तांक से मध्यमान को अब घटाइए, नीचे से शुरू करिए। 8 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से आप 11 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 11 घटाएंगे -1 आएगा, सभी माइनस में है, -3, -2, -1। 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने x माइनस m ज्ञात कर लिया है, ठीक है। उसके बाद
सूत्र में क्या चाहिए, सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर, अर्थात हमें एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। अर्थात जो हमारे पास एक्स माइनस एम आया है इन सभी का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो अगले कॉलम में हमने एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर ज्ञात किया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 14 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से हमने x माइनस एम का होल स्क्वायर ज्ञात किया। और सिग्मा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। सिग्मा का मतलब सभी को जोड़ना है, तो हमने इन सभी को क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो सिग्मा x माइनस एम का होल स्क्वायर कितना आएगा, 34। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब इन सभी मानों को अपने फार्मूले में रखते हैं। सिग्मा x का जो है हमारे पास सिग्मा x माइनस एम का होल स्क्वायर आ गया है अपॉन n। तो हमारा सूत्र कुछ इस प्रकार से है, और इस सूत्र में हमने सिग्मा x माइनस एम का मान 34 रख दिया ऊपर। ठीक है, x माइनस एम का हमने मान ऊपर रख दिया और बटे n का मान 5 है और अंडर रूट। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 2.61 है ना, 2.61 यह हमारा उत्तर होगा। ठीक, और यही हमारा अभिष्ट मानक विचलन होगा दिए गए अवर्गीकृत समंकों का। आशा है आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा, है ना। अब कभी कभी हमारा मानक विचलन जो है डेटा हमारा ज़्यादा होता है और मध्यमान ज्ञात करने में कठिनाई होती है, और कभी कभी मध्यमान दशमलव में भी आ जाता है। इसके लिए हमें मध्यमान, इस सूत्र के प्रयोग के लिए हमें मध्यमान को ज्ञात करना जरूरी होगा। कभी कभी मध्यमान बड़ी अंकों में प्राप्त होता है, या फिर बड़ा डाटा होता है, या मध्यमान दशमलव में प्राप्त होता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में हम एक अन्य सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, और वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यह भी अवर्गीकृत समंकों के मानक विचलन को ज्ञात करने का एक सूत्र है। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो x है वह x सिग्मा x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का सिग्मा यहाँ पर यानी x स्क्वायर का योग बटे n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। ये पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है ना। ठीक, तो सिग्मा x माइनस एन का होल स्क्वायर है, और x यहाँ पे क्या है, इन सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिग्मा x जो है, x यहाँ प्राप्तांक है, ठीक, और सिग्मा x का मतलब सभी प्राप्तांकों का योग हुआ। सिग्मा x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि प्राप्तांकों के वर्गों का योग, और n क्या है, कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो इसमें प्रयुक्त किए गए पदों के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए इस पर एक उदाहरण हम हल करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, 15, 16, 15, 14, 11, 18 और 12 का मानक विचलन ज्ञात करिए। ठीक है, तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास x का मान दिया हुआ है, यानी सभी प्राप्तांकों का मान दिया हुआ है। पहला काम यही है कि इनको सारणी में एक क्रम के रूप में हमें लिख लेना है, छोटे से बड़े, है ना। तो हमने देखिए नीचे से ऊपर की ओर इसको क्रम में लिख लिया है, 12, 18। ठीक है, वैसे इसमें क्रम में लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 9 भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको क्रम या बिना क्रम का भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वैसे हमने नीचे से ऊपर की ओर लिख लिया है, 12, 18, 11, 14, 15, 16। ठीक है, इसमें क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता, लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, तो ये काम हमने कर लिया। अब हमें सूत्र के अनुसार क्या चाहिए, हमें सूत्र के अनुसार चाहिए सिग्मा एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का मतलब इन सभी प्राप्तांकों का योग। तो देखिए सिग्मा एक्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सभी प्राप्तांकों का योग निकाल लिया है। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि इन सभी प्राप्तांकों के वर्गों का योग अब चाहिए। तो देखिए 16 का वर्ग 256, 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग 196, 11 का वर्ग 121, 18 का वर्ग 324 और 12 का वर्ग 144। सभी को वर्ग कर लिया, और देखिए लास्ट में हमने क्या कर लिया, इन सभी को जोड़ लिया, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। और सभी को जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 1266। ठीक है, अब हम इन सभी मानों को n का मान, चूँकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए n यानी कि n का मान हमारा, n का मान क्या है, सभी प्राप्तांकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 प्राप्तांक हमारे यहाँ पर हैं। ठीक ना। तो ये हमारे n का मान हो गया। अब इन सभी मानों को हम रखेंगे किस में, अपने सूत्र में। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया।
अब इसमें सभी के मान आप देखिए, सिग्मा एक्स का मान 86 आया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 1266 आया है, 1266, और एन का मान हमारा 6 है। अब इन सभी मानों को फार्मूले में रखिए तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि अंडर रूट 1266 यानी 1266 अपॉन 6 माइनस 86 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे फार्मूले में सभी वैल्यू को हमने पुट किया है। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो 211 माइनस 205.444 ये आएगा। 211 में से 205.44 माइनस करेंगे तो 5.55 अंडर रूट 5.55। इसका जब आप रूट निकालेंगे, रूट वैल्यू यानी वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे 5.55 का, तो उत्तर आएगा 2.36, और ये हमारा अभिष्ट मानक विचलन होगा दिए गए इन प्राप्तांकों का, जो कि उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों सूत्रों द्वारा मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मध्यमान ज्ञात नहीं करना है, बिना मध्यमान ज्ञात किए आप मानक विचलन ज्ञात करना चाहते हैं अवर्गीकृत समंकों का, तो आप दिए गए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आशा है आपको मानक विचलन का अर्थ समझ में आया होगा। साथ ही साथ मानक विचलन ज्ञात करने की, अवर्गीकृत समंकों के मानक विचलन को ज्ञात करने की ये जो 2 सूत्र हैं ये भी समझ में आए होंगे। इस पर हमने उदाहरणों को भी लिया है ना। इन उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। ठीक है, तो आप इन सूत्रों का उपयोग करके मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।